हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। चलिए, एमपी कांस्टेबल का जीके एंड साइंस का जो क्विज़ मैंने स्टार्ट किया है उसका ये पार्ट 14 में अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट में एमपी की कांस्टेबल के वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों को इसके पूरे वीडियोस प्रोवाइड करा दूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसको पहले स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय अंतराल इससे अधिक नहीं हो सकता। यानी कि जो देखिए लोकसभा का क्या होता है कि सत्र लगते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बोला कि उसने पहला सत्र और दूसरा सत्र, उसके लगने के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है। मान लीजिए कि पहला सत्र लगा आज, अब उसके बाद दूसरा सत्र लगना है तो वो परसों भी लग सकता है, 10 दिन बाद भी लग सकता है, 20 दिन बाद भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना आप गैप दे सकते हो। तो क्या होगा, जैसे कि पहला आज लगा तो मैक्सिमम आप 6 महीने का गैप दे सकते हो। 6 महीने के गैप से ज़्यादा का नहीं दे सकते हो, आपको फिर सत्र लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम जो है 6 महीने तक ही आप दे सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और ये कैसा हुआ था कि आपको अगर याद होगा कि 1773 में जो फर्स्ट यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो इंडिया में आया था, उसके तहत बोला गया था कि भारत का एक गवर्नर जनरल होगा, और पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग। तो एक ये भी पूछा जाता है कि जो एक्ट कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो आया था आपका 1773 में, जिसके अंदर बहुत सी बातें कही गई थी। हाई कोर्ट का जो है निर्माण की, कलकत्ता में हाई कोर्ट बनाया जाएगा, ये सब चीज़ें भी इसी एक्ट के तहत की गई थी। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर कि भारत के उस एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद नहीं गए, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कभी जो है संसद ही नहीं गया। तो ऑप्शन देखिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसकी। ऑप्शन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ये तो गए थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चंद्रशेखर, इनके बारे में अगर बताया जाए तो ये भी गए हुए थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी गए थे। अब ऑप्शन बात करते हैं बी की, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो ये एक ऐसे प्रधानमंत्री एकमात्र थे जिन्होंने कभी चरण ही नहीं रखा। कैसे याद रखोगे कि इनके चरण कभी संसद में पड़े ही नहीं। चरण सिंह नाम है लेकिन चरण कभी इन्होंने रखा ही नहीं संसद में, और प्रधानमंत्री बन गए। तो कैसे होगा यहाँ पर कि चरण इनने नहीं रखा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग है। यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति थी। तो देखिए, इसमें कोरकू और बैगा जनजाति तो है नहीं आपकी, ठीक है, कोरकू और बैगा है नहीं। लेकिन हम बात करते हैं गोंड और भील की। इसमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो मैं कंफ्यूजन आपको दूर करता हूं। अगर भील की बात की जाएगी, भील जनजाति की, देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर भील जनजाति की बात की जाएगी तो भील है एमपी में, और गोंड है आपकी कहां पे, भारत में, यानी कि इंडिया में। याद कैसे रखोगे, एमपी की बात करें तो एमपी में आपने भोपाल सुना होगा, भोपाल है इसकी राजधानी, और भोपाल में है BHEL, क्या बोलते हैं इसको, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये भील को हम भेल से याद कर सकते हैं। तो भेल आपको कहाँ मिलेगा, एमपी में के भोपाल में मिलेगा। और गोंड, गोंड से आपको अगर याद होगा एक ट्रेन चलती है गोंडवाना एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली तक जाती है। कौन सी चलती है, गोंडवाना, गोंडवाना एक्सप्रेस जो है एक ट्रेन चलती है जो कि दिल्ली तक जाती है। तो दिल्ली भारत की राजधानी है, तो गोंड जो हो जाएंगे भारत में हो जाएंगे। तो इस तरीके से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो कि भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगी, और गोंड जनजाति जो अगर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी जनजाति है जो पूरे भारत में सबसे अधिक है, तो वो आप गोंड बोलोगे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात होगी तो मध्य प्रदेश में किसको बोलोगे, भील को बोलोगे। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग रहा है, तो वो हो जाएगा भील, ठीक।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 7, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश। और राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, हमारे राज्य हो गए 29, और जो 29वां राज्य जो मतलब एक नया राज्य जो बना हुआ है हमारा, वो कौन सा बना हुआ है, आपका तेलंगाना बना हुआ है 2014 में। तो यहाँ का जो आंसर है, यहाँ का आंसर है आपका 7। ठीक है, यहाँ का क्या आंसर है, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि आपका दमन द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, है ना, ये सब हमारे केंद्र शासित, अंडमान निकोबार, ये सब हमारे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक, अब भारत के राष्ट्रपति क्या है, राज्य के प्रमुख हैं क्या, सरकार के प्रमुख हैं क्या, संसद के प्रमुख हैं क्या, या न्यायपालिका के प्रमुख हैं। तो देखिए इसका आंसर है राज्य के प्रमुख। देखिए जैसे क्या होता है कि अगर किसी राज्य में अगर कुछ दंगा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, या कुछ जैसे वहाँ के अगर सीएम वगैरह का चुनाव सही से नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन लग गया यानी कि क्या हो गया, वो राज्य का प्रमुख हो गया। ठीक है, तो इससे जो है आप उसको वो कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अगर पहले राज्यपाल की बात करें तो पहला राज्यपाल ऑप्शन देखिए यहाँ पे रविशंकर शुक्ल है, यहाँ पे यानी कि रविशंकर शुक्ला है, एन सिन्हा जी है, पटाभी सीतारमैया है, और हरि विनायक पतास्कर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले राज्यपाल जो थे ये सभी आपको याद होगा, ये है पटाभी सीतारमैया। ठीक है, पटाभी सीतारमैया है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि सबसे पहले सीताराम की स्टोरी है, हम अधिकतर भगवानों में सुनते हैं राम सीता राम सीता। तो इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में सीतारमैया जो है, पटाभी सीतारमैया पहले यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हैं आपकी थर्ड वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान में हैदराबाद राजधानी है। ठीक, तो वर्तमान में हैदराबाद किसकी राजधानी है, जैसा कि आपको पता होगा कि हैदराबाद जो राजधानी, ये देखिए ये क्या है कि ये क्वेश्चन जो है पिछले साल आया था जिस समय, तो ये करंट का क्वेश्चन बनाया गया था जिस समय ये पेपर चल रहे थे। तो उस समय डिवाइडेशन हो गया था, लेकिन उस समय राजधानी का निर्णय नहीं हुआ था कि तेलंगाना की राजधानी क्या होगी और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी, दोनों की राजधानी का वो नहीं हुआ था। उस समय ये बोल दिया गया था कि हैदराबाद राजधानी होगी दोनों की, कुछ टर्म एंड कंडीशन थे। लेकिन तो इसलिए इसका देखिए आंसर जो है अभी इसका यहाँ पे आंसर चेंज कर दिया गया है, क्योंकि जो उसने लिया था, क्या बोला जाता है आपका, अगर व्यापम की बात करें तो व्यापम ने उस समय जो आंसर लिया था, उस समय उसने ये दोनों लिया था, क्या कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की लिया था, क्योंकि जिस समय ये क्वेश्चन बना हुआ था उस समय हैदराबाद दोनों की राजधानी थी। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम अभी की बात करें तो अभी क्या हुआ है कि जो एपी है हमारा, यानी कि आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी क्या कर दी गई है, अमरावती कर दी गई है। क्या कर दी गई है, अमरावती। और हैदराबाद जो है अभी तेलंगाना की राजधानी है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। लेकिन अगर व्यापम की बात करें तो उसने पिछली बार ये आंसर लिया था, इसलिए ये आंसर है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा हैदराबाद अभी प्रेजेंट, एट प्रेजेंट की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य पुनर्गठन अधिनियम डैश को प्रभाव में आया, मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो कब आया, उसका जो एक्ट जो था वो कब प्रभाव में आ गया। तो बात करें राज्य पुनर्गठन अधिनियम की तो वो आया था 1956 में। ठीक है, अब 1956 में, कब 1956 में, देखिए ऑप्शन तो वैसे एक ही है तो वो सही हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए ऊपर दे देता 2 अक्टूबर 1956, 15 अगस्त 1956, तीनों ऑप्शन 1956 के दे देते तो आप क्या करते। तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो आया था 1 नवंबर 1956 को, और हमारा मध्य प्रदेश भी 1956 में गठित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, यानी कि भारत जो में होता है फुटबॉल, तो सबसे पुराना टूर्नामेंट उसका नाम क्या है, कौन सा कप होता है, या क्या होता है, संतोष ट्रॉफी होता है क्या, फेडरेशन कप होता है क्या, या भारतीय फुटबॉल लीग होता है, या डूरंड कप होता है। तो इसका आंसर अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा डूरंड कप। ये क्वेश्चन भी आता है कि डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, डूरंड कप हो गया, ठीक है, संतोष ट्रॉफी हो गया, ये सब जो है फुटबॉल से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि कोंकण रेलवे मुंबई और डैश के बीच में स्थित है, यानी कि कोंकण रेलवे जो है मुंबई और किस किस के बीच में है। तो इसकी बात करें तो ये है आपका मंगलौर। ठीक है, मंगलौर के बीच में कोंकण रेलवे मुंबई और मंगलौर के बीच में है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के यहाँ पर कि इनमें से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो देखिए कालिदास द्वारा जो लिखा गया है वो लिखा गया है जो अभिज्ञान शकुंतलम है। इनको याद करने की ट्रिक है कालिदास की बुकों को, रमेकर MBA करके वो है ट्रिक है। तो इसके अंतर्गत जो है कालिदास की पूरी रचनाएं जो है आपकी क्लियर हो जाती हैं। इसको मैं एक वीडियो बना के आपको कालिदास का पूरा बता दूंगा कि कैसा क्या उनका वो रहा, उन्होंने कौन कौन सी रचना करी विथ ट्रिक से। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। जय जवान जय किसान का नारा किसका था। तो देखिए अगर बात करते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे तो बहुत ही मेहनती बच्चे थे, अपने बचपन के ज़माने में हुआ करते थे। वो जो है नदी को, यमुना नदी को भी पार करके पढ़ाई करने चले जाते थे, क्योंकि वो गरीब थे तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नाव से जा सकें। उनकी अगर आपने डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी होगी तो उसमें ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया। उनके पास मतलब इतने पैसे नहीं थे कि वो नाव का किराया देके नदी को पार कर पाए इलाहाबाद में। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि कपड़े उतार के, किताब उतार के जो उनके फ्रेंड्स थे उनको दे देते थे जो नाव से जाते थे, और फिर वो नाव से पहले, सोचिए नाव से पहले तैर के पार कर लेते थे और उस साइड खड़े रहते थे। फिर नाव जब आता था तो अपनी किताब कॉपी और स्कूल ड्रेस पहन के फिर स्कूल जाते थे, और इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन यापन किया और बहुत ही बड़ी पोस्ट पे पहुंचे। ठीक है, तो ये उनका ही था, तो ये नारा भी उन्हीं का है, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है जय जवान जय किसान। ठीक है, सरदार जो नेताजी सुभाष चंद्र उनका तो नारा आपको पता ही होगा क्या होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। पथलेश्वरा मंदिर जो है आपका कहाँ स्थित है। पथलेश्वरा मंदिर, तो देखिए पथलेश्वरा की बात करें तो इसको हम रिलेट करेंगे पत्थर से, यानी कि स्टोन से। तो आपने देखा होगा कि जहाँ भी किसी नदी का उद्गम स्थल होता है, झील से निकलता है या पहाड़ी से निकलता है इस टाइप का, तो आपको अगर MP में बात करें तो MP की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो है नर्मदा नदी, जिसकी लेंथ की बात करें तो 13-12 है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, 13-12 किलोमीटर, नॉट ओनली 13-12। ठीक है, तो अमरकंटक से निकली हैं, यानी कि वहाँ भी पहाड़ वगैरह होना चाहिए, बस MP में तो पहाड़ है ही, लेकिन हम रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे कि पथरीला जगह होगा, झील में से पानी निकला होगा। तो इस तरीके से रिलेट करोगे कि अमरकंटक से नदी निकली, पथरीला जगह होगा, ये सब होगा, तो पथलेश्वर मंदिर जो है अमरकंटक में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका अमरकंटक। तो पथलेश्वर मंदिर कहाँ पे हो जाएगा आपका, अमरकंटक में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय जेल हैं। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय जेल हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर दिख ही रहा होगा, करेक्ट आंसर है 11। तो मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय जेल हैं, तो वो हैं आपके 11। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि ब्रेड टोस्टर के टूटे हुए हैंडल को बदलने के लिए आप निम्न में से कौन से पदार्थ को पसंद करेंगे। यानी कि जो ब्रेड का टोस्टर है उसका हैंडल अगर टूट गया है तो आप क्या यूज करोगे, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम या लकड़ी। तो देखिए इसका आंसर है लकड़ी। क्यों, ब्रेड टोस्टर काम क्या करता है, ब्रेड को गर्म करना, टोस्ट करना। ठीक है, गर्म करेगा वो ब्रेड को। आप कोई भी मेटल अगर वो करोगे तो मेटल जो, अगर एक मेटल सामने गर्म हो रहा है तो संवहन के थ्रू पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आगे की निप गर्म हो रही है तो आप पीछे जहां तक पकड़े रहोगे वो भी गर्म हो जाएगा संवहन क्रिया के थ्रू। तो पीतल भी, तांबा भी और एल्यूमिनियम भी, तीनों में यही प्रक्रिया होगी, क्योंकि तीनों ही धातु है, तो तीनों ही गर्म हो जाएगी अगर आप उसको लगाओगे। और लकड़ी लगाओगे तो लकड़ी अगर एक साइड से जल भी रही है तो दूसरे साइड तक उसमें जो है ये क्रिया नहीं होती, वो गर्म नहीं होगी, होगी तो बहुत माइनर होगी, जो कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लकड़ी लगाएंगे, या तो लकड़ी नहीं तो एस्बेस्टॉस ऑप्शन में होता तो हम एस्बेस्टॉस को भी यूज करते, जो कि आजकल जो पेन वगैरह में ब्लैक कलर का आप देखोगे ना, हीट रेजिस्टेंस, वो एस्बेस्टॉस होता है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि राइबोजियम जो होता है आपका, राइजोबियम का क्या महत्व है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। यह नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में बदलता है, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, यह अमोनिया निर्माण को बढ़ाता है, यह जैव पदार्थों के क्षय को बढ़ाता है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। तो देखिए वायुमंडल ये क्या करता है कि अधिकतर जो फलीदार पौधे होते हैं उनके जड़ में ये पाया जाता है, और उसके वायुमंडल के नाइट्रोजन को जो है क्रिया वगैरह करके उसको रिलीज वगैरह करता रहता है, जिससे कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की स्थिरता बनी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस कथन का चयन कीजिए जो कायांतरण के बारे में गलत है। कायांतरण के बारे में गलत है, तो मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं तो ऑप्शन है यह अंडे से वयस्क का परिवर्तन है। अंडा सीधा एक जीव से उन्हीं विशेषताओं के साथ जो एक वयस्क में होते हैं बाहर आता है। यह विभिन्न चरणों से गुजरता है, हर चरण के विकास की विशेषताएं भिन्न होती हैं। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर है बी,
कि अंडा सीधा एक जीभ से उन्हीं विशेषताओं के साथ जो एक वयस्क में होते हैं बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं कायांतरण, यानी कि रूप का जो है कायांतरित हो जाना, ये इसको बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी को क्या किया जाता है? कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी को क्या किया जाता है? तो अगर बात करें तो रस्सी को एक तो खींचा जाता है। देखिए, तो हिंदी में आप देख रहे हो तो खींचा जाता है, एकदम सिंपल सा ऑप्शन है। अब आपने डोर में देखा होगा, लोग पुल और पुश में हमेशा कंफ्यूजन में क्रिएट रहते हैं। कहीं पे आप गए डोर में, वहाँ पे लिखा रहता है पुल, लेकिन आपने पुश कर दिया, कहीं पे पुश लिखा है वहाँ पुल कर दिया। तो इसको ध्यान रखिएगा, पुल मतलब होता है खींचना और पुश मतलब होता है धकेलना। ठीक है, तो आपसे ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर पुश लिखा हुआ है तो आप अंदर की तरफ उसको धकेलिएगा, और पुल लिखा है तो बाहर की तरफ उसको खींच लीजिएगा। तो इसका आंसर है यहाँ पे पुल, यानी कि रस्सी को खींचा जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन को कहते हैं, यानी कि रेशम जो होता है तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, तो हिंदी में तो रेशम उत्पादन दिया हुआ है, लेकिन जो आपको है ये चेंज भी कर देगा, सीधे जो इंग्लिश में रहता है उसी का हिंदी बना के दे देगा। तो इसका देखिए सेरीकल्चर होता है, जो बी में रेशम उत्पादन में सेरीकल्चर है, तो सेरीकल्चर भी सिर्फ लिख के दे सकता है। तो इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। कैसे? रेशम की साड़ी लोग बहुत पहनते हैं और महंगी भी आती है, सिल्क की साड़ी जिसको बोला जाता है, तो उसको बोला जाएगा सेरीकल्चर। साड़ी है ना, साड़ी का कल्चर सेरीकल्चर। ठीक, ऐसे। और हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी हो गया, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हो ही गया आपका, है ना, और सिल्वीकल्चर क्या हो गया आपका जो है वनवर्धन। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, कि उत्तराखंड में वन अग्नि इसका उदाहरण है। ठीक है, मतलब उत्तराखंड में जो वन में अग्नि लग गई थी उसका वो किस चीज का एग्जाम्पल है? तो वो है तेज दहन का। देखिए क्या होता है कि जब अग्नि लग जाती है आग, उसके बाद जो है बहुत तेज, गर्मी के दिनों में देखिए आग कैसे, वनों में अपन सुनते हैं अधिकतर कि कैलिफोर्निया अमेरिका में आग लग गया, वनों में आग लग गया। कैसे आग लग जाता है? क्या पेड़ पास पास रहे, गर्मी का सीजन है, घर्षण हुआ, घर्षण से हीट उत्पन्न हुई और आग लग गई। हीट से जो है आग उत्पन्न हो जाती है गर्मी के सीजन में, देखिएगा आग। और एक बार आग लगती है वनों में तो बहुत तेजी में फैलती है, क्योंकि सब कुछ सूखा रहता है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा तेज दहन। कृषि का इतिहास इसके शुरुआत में विकसित हुआ था। ठीक है, यानी कृषि जो था किस पीरियड में हुआ था आपका? नवपाषाण में? नहीं, नवपाषाण में। उसके बाद पुरापाषाण में, लौह युग में, या कांस्य युग में? तो इसका आंसर है नवपाषाण में। ठीक है, तो नवपाषाण में देखिए कृषि हुआ। और देखिए सबसे पहले कृषि का साक्ष्य की बात करें, जैसे कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो कृषि के साक्ष्य जो मिले थे मेहरगढ़ में मिले थे। कहाँ मिले थे? मेहरगढ़ में। तो ये आपको याद रखना है कि कृषि के साक्ष्य जो मिले थे मेहरगढ़ के अंतर्गत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए। और इसमें चके का भी खोज नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे नाइट्रोजन को इस रूप में प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस, मृदा के विलेय रूप में नाइट्रोजन का लवण, या अमोनिया, या ह्यूमस। किससे लेते हैं? तो वो लेते हैं आपके वायुमंडल से, जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको। ये जो है जैसे फलीदार पौधों की बात करें, राइजोबियम है, यही काम करता है कि पौधों को कैसे नाइट्रोजन मिल सके। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत चुंबक की क्षमता इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो देखिए बात करते हैं कुंडली से गुजरने वाली विद्युत धारा, क्रोड में चारों ओर उपस्थित कुंडलियों की संख्या, या वह पदार्थ जिससे क्रोड की कुंडली बनी हुई है, या ए बी दोनों। तो देखिए आंसर तो वैसे दिया हुआ है, थोड़ा सा स्लाइड बनाने में दिक्कत हुई है, जो एडिटर साहब हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, आंसर भी यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें कि कुंडली से गुजरने वाली विद्युत धारा जो है, तो उसमें क्या होगा कि जब कुंडली से जो विद्युत धारा होती है उस पर डिपेंड करती है, और क्रोड के चारों ओर कितनी कुंडलियां उस पर भी निर्भर। जितनी ज़्यादा कुंडली रहेगी उसमें उतना ज़्यादा वो धारा प्रवाहित होगा। तो इस तरीके से जो है विद्युत चुंबक की क्षमता इस पर, जितनी ज़्यादा कुंडलियां रहेंगी चुंबक उतना ज़्यादा स्ट्रांग आपका होता जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी बोथ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि जिसमें ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग होता है। यानी कि वो देखिए उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन जो है उत्सर्जित होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कंज्यूम होती है। कौन सी प्रक्रिया है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका बात है प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ली जाती है और ऑक्सीजन को छोड़ी जाती है प्रकाश की उपस्थिति में। बिना धूप के ये चीज जो है नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है आपका लिवर, यानी कि यकृत।
तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको समझाया हुआ भी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सोना चांदी और प्लेटिनम जैसे धातु इसके रूप में पाए जाते हैं। सोना चांदी और प्लेटिनम जैसे धातु इसके रूप में पाए जाते हैं, यानी कि कैसे पाए जाते हैं? खनिज के रूप में, अयस्क के रूप में, यौगिक के रूप में, या मुक्त धातु के रूप में? तो सोना चांदी और प्लेटिनम की बात करें तो ये मुक्त धातु है, ठीक है, ये किसी अयस्क में नहीं। सोना जैसे कि आपको अगर कहीं खदान मिली, डायरेक्ट मिल गया आपको सोना, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको निकालिए, गर्म कीजिए, पिघलाइए, एक शेप में लाइए और मार्केट में आप जाकर उसको बेच सकते हो। सोना एकदम शुद्धतम रूप में मिलता है, प्लेटिनम शुद्धतम रूप में मिलता है। उसको ज़्यादा साफ वगैरह ये सब करने की, जैसे हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है, तो इतना करने की टेंशन नहीं रहता। इसलिए ये धातुएं महंगी हैं, क्योंकि इसका जो है रिएक्शन नहीं होता, ऑक्सीजन से, पानी से, वातावरण से ये रिएक्शन नहीं करती और मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इतना महंगा। आज लोहा भी ऐसा हो जाए, मुक्त अवस्था में मिलने लगे, लोहा महंगा हो जाएगा और सोना सस्ता हो जाएगा अगर सोने में जंग लग जाए, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठोस में सामान्यतः ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था कि मेटल जो है, जैसे ठोस मेटल है वगैरह, उसमें संवहन की क्रिया होती है। उससे क्या होती है, एक साइड आप गर्म करोगे तो लगभग पीछे भी गर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा, ये धातु में होता है संवहन। अब लेकिन यहाँ पे सिर्फ ठोस की बात की जा रही है, तो ठोस के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, चालन, यानी कि कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन से जो है ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको गलत बताया। यहाँ पे क्या होगा कि संवहन जो होता है, इसके थ्रू, एयर के थ्रू जो है ये गर्म हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया जो होती है एयर के थ्रू होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि संवहन की प्रक्रिया एयर के थ्रू हो रही है, और ठोस या मेटल में जो होता है वो होता है कंडक्शन के थ्रू, ठीक है, यानी कि चालन के थ्रू जो है उसके जो है पूरा भाग गर्म हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चालन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हर शुक्राणु का एक सिर, मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। पूंछ का क्या उद्देश्य होता है? गति कर अंडे तक पहुंचना, अन्य शुक्राणुओं से लड़ना, गिरने से बचने के लिए पकड़ना, या अंडे को पकड़ना। देखिए यहाँ पे स्पर्म की बात की जा रही है। आपने 3 इडियट्स देखा होगा, उसमें बताया जाता है कि कैसे रेस किया जाता है और एक वहाँ तक पहुँचता है और फिर गर्भधारण होता है। तो वो जो पूंछ की पूछा जा रहा है, पूंछ किस लिए होता है, तो गति को। देखिए जितना एक तरीके से आपने मछली देखा होगा, उसकी पूंछ भी रहती है, तो ये गति धारण करने के लिए इसको बनाया जाता है या पहले से बना हुआ होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कुछ तालाबों के ऊपर हरे रंग का आवरण होता है, यह किसकी वृद्धि के कारण होता है? कुछ तालाबों के ऊपर हरे रंग का आवरण होता है और ये किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो हरे रंग का जो आवरण है ये किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो ये होता है आपका शैवाल, एल्गी। शैवाल जो होते हैं, जैसे काई वगैरह हम बोलते हैं, तो वो भी आपका शैवाल के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। अब आप लोगों का काम है कि हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralert, इसको भी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियोस को देख पाएँ और यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक आप देख पाएंगे। चलिए जल्द ही मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू।